రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Right? I have a habit of telling the truth. I like speaking the truth. It gives me happiness and joy. Right? And that is what I'm doing. This is not just a political fight. This is not just a fight about, as I said, about going and winning an election. This is a much deeper fight. One step is winning an election, and I'm confident that you will see in the next state elections the results, right? But it is a deeper problem. We were enslaved. Please remember, all the young people in this country, please remember, we were enslaved by a monopoly. We became slaves of a monopoly. It was called the East India Company. It was a foreign monopoly. It had partners in India, and we are being enslaved by a monopoly again. So we are fighting actually for the independence of this country. Many people are not realizing this right now. You will come to realize it. But what is going on is a continuation of the freedom struggle, the fight against monopoly capital which made our country into a slave country. राहुल जी, अब आपको राजा के तोते का भी पता चल गया है और आपके पिछले कुछ सालों से लगातार अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं. आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है अडानी, आप लगातार कहते हैं कि आपको अडानी से प्रॉब्लम नहीं है, मोनोपोलिज्म से प्रॉब्लम है. ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ आप जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार से लड़ने के साथ साथ एक अपोजिशन के अंदर भी जो एक यूनानिमिटी आपको बनानी होगी कि एंटी अडानी या मोनोपोलिज्म ऑफ अडानी, वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे लड़नी है? हाँ, सही बात है. बट देखिए, जिस लेवल का मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उससे सारे लोगों पर असर पड़ रहा है. आप झिझक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जनरली आप नहीं, बट जनरली जो आप थोड़ा घबरा के क्वेश्चंस पूछते हो, उसी मोनोपोली का असर है. ठीक है, कोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए का दे रहा है, उसका लिंकेज है कोयले से, उसका भी कारण मोनोपोली अदानी. एयरपोर्ट में अदानी, माल अंदर आता है हिंदुस्तान में अदानी. तो मोनोपोली का इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को नहीं हो रहा है. हिंदुस्तान दो भागों में बट रहा है, एक प्रो मोनोपोली, एक एंटी मोनोपोली. जो अदानी जी के खिलाफ बिजनेस वाले लोग हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, दे आर एंटी मोनोपोली. तो देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्रो मोनोपोली, प्रो अदानी कंट्रोल, एंड एंटी मोनोपोली, प्रो पीपल कंट्रोल. ठीक है, उसमें जनरली जो ऑपोजिशन की पोजीशन है, ब्रॉड जो पोजीशन है, वो एंटी मोनोपोली कंट्रोल है. राहुल जी नमस्कार. हाँ, वो तो नहीं, वो तो है, दूसरों की आवाज है. इट इज नॉट दैट दूसरों की आवाज नहीं है. आप लोग थोड़ा ज्यादा मेरे ऊपर फोकस कर जाते हो. राहुल जी नमस्कार. राहुल जी नमस्कार. नहीं, मैं अकेला नहीं हूं. ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है. हिंदुस्तान का एक आइडिया है. मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग खड़े हैं मेरे साथ. वो अलग बात है कि उनके हाथों में लाखों करोड़ रुपए नहीं है, मगर वो सब खड़े हुए, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है देश में क्या हो रहा है. अदानी जी एज नंबर 1, सबको दिख रहा है. राहुल जी नमस्कार. राहुल जी, मेरा सवाल है, आपने निष्पक्ष, राहुल जी इधर सामने, आपके ठीक सामने. राहुल जी नमस्कार.
अब मेरा सवाल है, जिस तरीके से निष्पक्ष न्याय का आपने जिक्र किया और उसमें भागीदारी रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी का आपने जिक्र किया है, कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपका ये जो बयान है इससे जुड़ा हुआ है, या कैसे न्याय कैसे निष्पक्ष सुनिश्चित हो, भागीदारी क्या न्यायपालिका में भी, क्या आप उसका जिक्र करें? आरक्षण का ये इशू स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, क्योंकि एक symbol है। मराठा आरक्षण को लेकर भी लड़ाई चल एक रही है। सिंबल है। अदानी जी एक सिंबल है। जैसे आपने कहा, मेरा पर्सनली अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को देख रहा हूं और मुझे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर अदानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता। तो अदानी जी हैज बिकम अ सिंबल ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड मोनोपोलाइजेशन अब सब जगह पहुंच गया है। देखिए, पहले मोनोपोलाइजेशन बिजनेस में था, अब मोनोपोलाइजेशन रेलवेज में आ गया, ट्रांसपोर्ट में आ गया, पोर्ट्स में आ गया, एयरपोर्ट्स में आ गया, यहां आ गया, ईडी सीबीआई में घुस गया। Adani is controlling ED and CBI, brothers. Right? Bombay Airport, he got Bombay Airport by controlling CBI and ED, so he's controlling the country. So that is my problem. Number one. अब मेन बात क्या है कि नंबर वन अदानी मोनोपोली, नंबर टू मोनोपोली जो देश के पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका सरकार को चलाने में उनका रोल ही नहीं है। मैंने उस दिन आपसे पूछ दिया, शायद पूछना नहीं था, बट इसमें इस कमरे में कितने पिछड़े लोग बैठे हैं? नहीं, अब आप बैठ गए, आए हो, पता नहीं स्पेशल इनवाइट, बट एक ठीक है, आप एक हो ना, ठीक है। आपकी आबादी कितनी है हिंदुस्तान में? कितनी होगी? ओके, अब आप देखिए, आप हैं रिपोर्टर्स। अब आप मुझे बताइए, इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, उनमें से ओबीसी सीईओज कितने हैं? दलित सीईओज कितने हैं? आदिवासी सीईओज कितने हैं? ओनर्स कितने हैं? जीरो। अब this is a huge problem for the country. This is another type of monopoly. So these two monopolies are connected. Adani's monopoly and caste census are directly connected. And what I'm trying to do is show the connection to the people of India. कि कनेक्टेड है, कि यहां पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, पिछड़ों की आबादी 50%, बजट का कंट्रोल 5%, आदिवासियों की आबादी 12%, कंट्रोल 0.01%, मतलब 100 रुपए में से 10 पैसे, दलितों का कंट्रोल 1%, 100 रुपए में से 1 रुपया। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम मतलब सुपर पावर की बात कर रहे हैं, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसीलिए मैं कास्ट सेंसस का सवाल उठा रहा हूं। एंड कास्ट सेंसस इज व्हाट? इट्स एक्सरे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक्शन क्या लेना है, हम ये कह रहे हैं भैया पहले एक्सरे लो, पता लगाओ इस देश में अदानी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। एक बार डेटा आ जाएगा, उसके बाद हम जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है, उसको हम शुरू कर सकेंगे। तो ये मेरा मेन पॉइंट है। जी अरुण हाँ, अरुण हेलो, ये सब सिम्टम्स है ना, ये सारे के सारे मोनोपोली के सिम्टम्स हैं। और कुछ मतलब पूरा का पूरा एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप हिंदुस्तान के युवाओं को क्या ऑप्शन देते हो? ऑप्शन देते हो आईएएस, कितने बनेंगे? 300 बनेंगे, 400 बनेंगे हर साल। फिर ऑप्शन देते हो इंजीनियर,
डॉक्टर, लॉयर कितने बनेंगे? 1% बन जाएंगे। तो 99% लोगों का क्या होगा? अब उन 99% लोगों को रोजगार कौन देते हैं? छोटे बिजनेस वाले देते हैं। अब कोई पिछड़ा लड़का, कोई दलित लड़का कहता है भैया मैं छोटा सा बिजनेस चालू करना चाहता हूं, 15 सेकंड नहीं चलेगा उसका बिजनेस। क्यों? क्योंकि अदानी खड़ा है, उसको बैंक लोन नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी की सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इस मोनोपोली के कारण हो रहा है। आप बताइए, अदानी जी ने हिंदुस्तान के कितने बिजनेसेस खत्म किए हैं? लाखों बिजनेसेस उड़ा दिए हैं। और बिजनेस उड़ाने का क्या मतलब? कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन है, अदानी जी को पैसा दो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मत दो। जो उनमें गुस्सा आएगा उसको गुस्से को और आग दो, और अदानी जी को पैसा दो। ये स्ट्रक्चर है। आज की जो पॉलिटिक्स है जिस एरा में आप हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी, और आप पेगासस से लेके आज तक जिस तरह से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि विचारों का स्वतंत्र प्रवाह नहीं हो पाता है? जब आप फोन उठाते हैं तो आप झिझकते हैं, उस पर बात करने से झिझकते हैं, और इसकी वजह से जो तैयारियां चुनाव की है या पार्टी की रणनीति वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। देखिए, एक लेवल पे होता है, एक लेवल पे हमें मीडिया की जरूरत है, हमें सेल फोन की जरूरत है। मेरा मतलब YouTube चैनल है मेरा, उसको बंद कर रखा है, मतलब सप्रेस कर रखा है। मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है, फेसबुक को सप्रेस कर रखा है। हम सब जानते हैं, आपको आंकड़े चाहिए हम दे देंगे। एक लेवल पे ये है, बट दूसरी लेवल पे क्या होता है, जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हमें इनोवेट करने की जरूरत होती है, और फिर सचमुच की राजनीति शुरू होती है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि भैया हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर जो दर्द है उसको कंट्रोल कर लेंगे। वो नहीं आएगा हाथ। हम अडेप्ट कर रहे हैं। भारत जोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप पूरी टेक्नोलॉजी बंद कर दो, बंद की इन्होंने, पूरा मतलब दम लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लग रहा है कि पुराने औजार ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं, और हम इनको पुराने औजारों से ही मारेंगे। अब देख लेना, एंड में ये पुराना औजार, सबसे पुराना औजार कौन सा है? सच्चाई है। उसी से हम इनको पकड़ के, आखिरी सवाल संजीव, कोई भाग नहीं सकता। The last time, this issue, the issue of snooping came up was last year, when the Pegasus issue had come up and the entire monsoon session of parliament had been washed away. Now this time again this issue has come up. So how are you going to strengthen the voice against this issue, and whether it is going to die down again, and what you plan to do going forward, whether you're going to move the court or go to the people, or how? No, we are, as I've been saying, we have moved. Our political system has moved, right? It started in 2014. I would in fact say it started, in 2014. I would say that the concept started in Gujarat in 2002. And then the concept evolved, and the concept spread, the idea spread from Gujarat, which was pure monopoly, to the rest of India. We have now entered a different politics, where the old tools and structures don't work. Look, this, if you had given me this in,
Manmohan Singh ji's government time or Vajpayee ji's government time, this was a explosive. This was like dynamite. It would blow any government to bits. If you had given, in Vajpayee's government, if you had given me Rafael, I'd have blown the government. You wouldn't have found the government, right? If you had even given me the fact that CBI raids the Bombay airport owners, and the thing goes to Mr. Adani, that would have toppled the government, right? So the old tools just don't work anymore, which means that the structure is broken, which means new tools have to come and then new structure has to be built, which for me is a very interesting and exciting time. Because, no, seriously, because we can construct things that we could never have imagined 5 years ago, 7 years ago, 10 years ago. मतलब यहां रास्ता बंद हो गया, बट बहुत बड़ा मैदान खुल गया है. और अगर हम हिंदुस्तान की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो डोंट थिंक दैट आई एम feeling low. Many people feel, very upset, BJP. No. I am very, very happy, optimistic that our beautiful country is continuing its tradition, continuing its journey, and is going to open an entirely new chapter.